अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। चाहते तो हम ये थे कि आज हफ्ते का नया दिन है, नए हफ्ते का आगाज़ है और किसी अच्छी खबर के साथ इस हफ्ते का और इस दिन का आगाज़ करें। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ आपको बता दें कि एक हौलनाक रेल हादसा हुआ है। रात गए या आला सुबह ये हादसा हुआ। अब तक दर्जनों अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक हो गई है। 30 अफराद इसमें जाँ बहक हुए हैं और ये पहला रेलवे का हादसा तो है नहीं। हर कुछ महीनों बाद हम देखते हैं कि एक ना एक हादसा रूनुमा हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, वही रिवायती बयानात, रिवायती इंक्वायरियाँ और ना सिस्टम में बेहतरी आती है ना किसी को सज़ा होती है। आज हुआ क्या है, डहरकी के करीब मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस आपस में टकरा गई हैं। 3 बोगियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। जो मनाजिर हमें देखने को मिल रहे हैं इंतहाई दिल खराश हैं। एक इंजन तो एक बोगी ऐसी है जिसमें पूरा घुस गया है, अब कटर्स की मदद से उसको अलहदा किया जाएगा। इसमें ऑलमोस्ट 550 और दूसरी में 650 मुसाफिर सफ़र कर रहे थे। अभी भी लोग मुख्तलिफ डब्बों में, मुख्तलिफ बोगियों में फंसे हुए हैं। मलिक असलम हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वहाँ से हमें अपडेट कर रहे हैं। मलिक असलम, बताइएगा इमदादी कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल है? क्या तमाम लोगों को निकाल लिया गया या अभी भी लोग फंसे हुए हैं? जी, इमदादी कार्रवाइयाँ अभी जारी हैं। जो ज़ख्मी थे या जो इसमें हादसे के बाद हलाक हो चुके हैं बोगियों के अंदर हैं, उनको अभी तक निकाला नहीं जा सका है, क्योंकि यहाँ पर हैवी मशीनरी की ज़रूरत थी ताकि इस मलबे को उठा के कुछ ना कुछ किया जा सके। बहुत सुबह के वक्त ये जो है हादसा पेश आया, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक जो है वो हैवी जो इमदादी ट्रेन्स हैं या हैवी मशीनरी है वो नहीं पहुँच सकी है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर की मदद ली गई है या मकामी लोगों से, और जो छोटे कटर्स हैं दुकानदारों पे होते हैं वो लाकर यहाँ पर लाया गया है। उनके साथ जो है वो कटर के ज़रिए काट कर जो है वो लाशों को निकाला जा रहा है। और जो यहाँ पर रज़ाकार है उनका कहना है कि अभी तक अंदर जो हैं वो लाशें मौजूद हैं, मुमकिन है ज़ख्मी भी हो। और इसके अलावा जो रज़ाकार समेत दूसरी जो इंतज़ामिया और दीगर जो है यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। पुलिस यहाँ पर पहुँची हुई है, ऑलरेडी रेस्क्यू की टीमें हैं, ईदी के रज़ाकार हैं, रेंजर्स है, पाक फौज है, ये सब यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आ गए हैं। अब काम में जो है वो काफ़ी हद तक तेज़ी आई है। अच्छा, काम में तेज़ी आई है। मलिक असलम, हम इर्द गिर्द देख रहे हैं कि लोग बोगियों के ऊपर भी चढ़े हुए हैं। मतलब अगर रेंजर्स, पुलिस सभी यहाँ मौजूद हैं तो इस एरिया को अभी तक कॉर्डन ऑफ नहीं किया जा सका। दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि इतना हौलनाक हादसा हो जाए और इर्द गिर्द के लोग जो हैं, ऑल्दो लोगों ने शुरू में मदद की, अपनी मदद आपके तहत लोगों को भी निकाला, लेकिन अभी ज़ाहिर है तमाम इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले इदारे पहुँच गए हैं, लेकिन फिर भी इसमें एक मदद होने के बजाय उल्टा हासिल होती है, क्योंकि मे बी जिस बोगी के ऊपर 15, 20 या 10 लोग चढ़े हुए हैं उसमें अभी भी कोई जिंदा शख्स मौजूद हो और वो उसके बोझ तले दबकर ही उसकी जान चली जाए। अभी भी आप देख लें ये लिटरली कितनी मजबूत होती हैं ये बोगियां और किस मटेरियल से बनती हैं, कितने हाई ग्रेड लोहे से, लेकिन ऐसा लग रहा है किसी ने कागज़ की तरह इनको तोड़ मरोड़ के यहाँ पर फेंक दिया हो। कितनी इसकी इंटेंसिटी मालूम होती है। ज़ाहिर है लोगों का सामान भी है। इसमें बताया जा रहा है कि एक बारात भी ट्रैवल कर रही थी जिसमें दूल्हा और उसके रिश्तेदार और उसके बहन भाई और सारा ख़ानदान ही एक बोगी में शामिल था। आई होप को लोगों की अमलाक की भी नुकसान का जो हुई हैं उसका भी कोई इजाला हो, और लोगों का जो सामान, अगर बारात जा रही है तो उसमें ज़ाहिर है कीमती सामान भी बहुत सारा होगा, पैसे होंगे, जेवर होगा। अब इतनी सुबह से ये हादसा हुआ है तो कोई उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी यहाँ पे लिए हुए है, क्योंकि जानी नुकसान तो हुआ ही है, माली नुकसान भी साथ साथ हो रहा है। मलिक असलम, हम देख रहे हैं कि एक रश सा लगा हुआ है। क्या ये वो तमाम लोग हैं जो दीगर बोगियों में सवार थे और अब ये यहाँ मौजूद हैं, या मकामी लोग भी हैं? क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि ये इलाका कॉर्डन ऑफ है या यहाँ पे सिर्फ रेस्क्यू टीमों को आने की इजाज़त है। बोगियों के ऊपर भी हम देख रहे हैं लोग चढ़े हुए हैं। असलम, आपको आवाज़ आ रही है? जी, आप आवाज़ आई है। हाँ, असलम मुझे बताइएगा कि इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, लेकिन एक तरीका होता है इमदादी कार्रवाइयाँ करने का। जब यहाँ तमाम रेस्क्यू सर्विसेज और रेंजर्स और पुलिस मौजूद है तो ये इतने आम शहरी हैं या मुसाफिर ही हैं जो बोगियों में चढ़े हुए हैं और लोगों को अभी तक निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे तो काम में आसानी के बजाय काम में रुकावट होती है जब इतना जमघट्टा और इतना हुजूम जमा हुआ हो तो।
इसलिए यहाँ पर मिलाया गया है कि उस भारी मलबे को उठाने की कोशिश की जाए। मकामी तौर पर 2 ट्रैक्टर्स यहाँ पर बंदोबस्त किए गए हैं और जो छोटा जो कटर है वो मंगवाया गया जो आम दुकानदारों के पास होता है। अगर हवा हैवी और बड़ा कटर होता तो ये ज़्यादा जो है वो, इसमें नो डाउट यहाँ पर लोग जो तमाशा देखने वाले लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है वो देख रहे हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो कटर के साथ जो वो है वो करा जा रहा। अभी अभी हम देख रहे हैं कि एक रिलीफ ट्रेन जो है यहाँ पर पहुँची है। अगर मेरा कैमरामैन जो है वो उसामा जो दिखा सके कि वो देखें, वो रिलीफ ट्रेन अभी इस वक्त पहुँची है जो यहाँ पर करीब आके जो इस पर इमदादी कार्रवाइयों में मज़ीद जो है वो शामिल हो जाएगी। लेकिन इस वक्त तक जो है यहाँ पर ट्रैक्टर के ज़रिए खींचकर जो है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। और मकामी लोग यहाँ पर हैं ज़्यादातर। इस वक्त जो है वो रेंजर्स भी है, पाक आर्मी भी है, ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू 1122 की जो है वो तंजीमें भी पहुँच गई हैं। इस वक्त काम जारी है। ताहम अभी भी जो है वो लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। आपके पीछे जो हम देख रहे हैं ये तो लिटरली ऐसा लगता है कि 3-4 बोगियां आपस में जुड़ गई हों। ये क्या है एग्जैक्टली? क्या इंजन बोगियों में घुसा हुआ है? असलम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया और रेंजर्स जो है जो बहुत सारे शहरी जो देखने आए हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन लोग हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं अभी भी और इस वक्त भी। और इमदादी कार्रवाइयाँ अभी तक जारी हैं। मैंने आपको बताया कि इसमें एक दुल्हन का जो है वो जोड़ा भी यहाँ से मिला है जिसमें बताया गया कि एक बारात जो इसमें सफ़र कर रही थी, इसमें जो है वो जो दूल्हे का जो सामान था और वो भी मिला है और उसमें कुछ रकम मिली है, कुछ पैसे मिले हैं। और जो है 6 नंबर में जिंदा है। हाँ जी, अभी यहाँ पर तहसील इंतज़ामिया ने बताया कि बोगियों से जो है अभी किसी लेडीज़ ने जो है कॉल की है कि उन्हें मदद दी जाए। 6 नंबर बोगी में अभी इंतज़ामिया उस तरफ मूव कर रही है। ये सारे के सारे जो हैं वहाँ पर अभी जा रहे हैं। लेकिन मरकज़ी मैं आपको बताता चलूँ कि वो ये है सूरत हाल, जो मेन जो इंजन है मिल्लत की जो बोगियों से टकराया है, टकराने के बाद ये 2 बोगियाँ 2 हिस्सों में तकसीम हो गई हैं। ये टूटा हुआ है जो मलबे के नीचे जो है वो सारी के सारी जो है यहाँ पर ये दबकी। यहाँ पर यासिर भी मौजूद हैं, इनके पास अगर कोई अपडेट है तो हम उनसे पूछते हैं। देखिए, डिप्टी कमिश्नर जो घोटकी हैं उन्होंने हेल्पलाइन नंबर इस हवाले से जारी किए हैं कि जो भी मुसाफिर के अजीज़ व अकारिब हैं जो दूर दराज के शहरों में मुकीम हैं और वो परेशान हैं अपने अजीज़ व अकारिब के हवाले से, वो इन हेल्पलाइन नंबर पर रब्ता करके जो है उनसे मालूमात हासिल कर सकते हैं। पहला नंबर मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ 0332 589 5316। ये AC मीरपुर माथेलो का नंबर जारी किया गया है। शहरियार कमर इनका नाम है, इनसे तफसील हासिल की जा सकती है। दूसरा नंबर है 0300 417 4947। ये AC डहरकी का नंबर दिया गया है। इस नंबर पे भी रब्ता करके अपने प्यारों की तफसीलात हासिल की जा सकती हैं। इसके साथ साथ अहम मालूमात ये हैं कि अब से कुछ देर पहले रिलीफ ट्रेन जो 6 बजे रोडी स्टेशन से रवाना हुई थी वो जाए हादसा पे पहुंची है। उसके पहुंचने के बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में उम्मीद की जा रही है तेज़ी आएगी और जो लाशें और जो ज़ख्मी इस वक्त भी बोगियों में फंसे हुए उन्हें निकाला जा सकेगा। एक अहम मालूमात यह है कि जो हलाकतें हुई हैं 30 के करीब, उनमें 4 रेलवे के मुलाजमीन भी शामिल हैं, जिनमें 2 रेलवे पुलिस एहलकार बताया जा रहा है। इस बात की तस्दीक DS रेलवे सखर डिवीज़न ने की है। जबकि पाक आर्मी के दस्ते यहाँ पे पहुँचे हैं और मुल्तान से एक हेलीकॉप्टर भी रवाना हुआ है जाए हादसा के लिए, ताकि जो ज़ख्मी हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है उन्हें फ़ौरी तौर पे उस हेलीकॉप्टर के ज़रिए मुल्तान या कराची मुंतकिल किया जा सकेगा। यहाँ पे तमाम इस वक्त ज़िला अफसरान मौजूद हैं, पाक फ़ौज के दस्ते उनके अफसरान मौजूद हैं, रेंजर्स के जवान उनके अफसरान मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब कुछ तेज़ी आने की उम्मीद है क्योंकि अब से कुछ देर पहले यहाँ पे रिलीफ ट्रेन पहुँची है। इससे पहले मैनुअली जो कटर थे, जो हाथ के कटर थे, उनसे काट के लाशों और मैयतों को निकाला जा रहा था। ज़िला अफसरान मुसलसल इस बात को बता रहे हैं कि 30 हलाकतें हैं, लेकिन जब से हम पहुँचे हैं 4-5 मज़ीद मैयतें हमने अपने सामने निकलते हुए देखा है। मैं अपने कैमरामैन उसामा तलत से कहूँगा कि अगर वो यहाँ पे दिखा सकें कि रिलीफ ट्रेन यहाँ पे पहुँच गई है। रिलीफ ट्रेन आने के बाद जो है अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी आएगी। इस वक्त जो 2 बोगियां हैं उनमें मुसाफिर और लाशें फंसी हुई हैं, जबकि दीगर जो तमाम बोगियां हैं 8 बोगियां मिल्लत एक्सप्रेस की हैं, जबकि 3 से 4 बोगियां इंजन समेत सर सैयद एक्सप्रेस की हैं। दीगर तमाम में से मुसाफिर बाहिफाजत निकल चुके हैं। कुछ अपने तौर पर निकल रहे थे, कुछ को यहाँ पर रेस्क्यू टीमों ने निकाला था, अहले इलाका ने निकाला था। लेकिन अभी भी जो 2 बोगियाँ, एक जिसको डायरेक्ट इंजन ने सर सैयद एक्सप्रेस के इंजन ने आके हिट किया था वो शदीद तरीन मुतासिर हुई थी, और उसके साथ जो दूसरी बोगी थी वो भी शदीद मुतासिर हुई थी। उनमें मुसाफिर और ज़ख्मी इस वक्त भी फंसे हुए हैं।
मेरे पीछे कैमरामैन दिखा सके कि उन्हीं बोगियों पे इस वक्त तेज़ी के साथ काम जारी है। कटर के साथ ये काम किया जा रहा है। तकरीबन जब से हमें 1 घंटा हो गया हमें यहाँ पे पहुँचे हुए, 1 घंटे के दौरान भी 5 मैयतें यहाँ से निकाली गई हैं। उसमें बच्चों की भी मैयतें थीं और ख़वातीन की मैयतें भी शामिल थीं। 40 से 50 ज़ख्मी यहाँ से मुंतकिल किए गए हैं, जिनमें 30 से 35 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जी हाँ, मतलब जितना जितना हम जानते जा रहे हैं उतना उतना सिचुएशन के बारे में हमें पता लग रहा है। और क्या बताएं, इंतहाई दुख और अफसोस के साथ आपको बता रहे हैं कि 30 से ज़ायद अफराद जहाँ बहक हो गए हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रहे हैं रेलवेज़ के, उसके बाद जब से आप वज़ीर मुमलिकत बने, आप ज़ाहिर है इसकी कोई रिप्लेसमेंट हो नहीं सकी। फ़ारूक साहब, हम सुबह से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं सवाती साहब को, कोई अता पता नहीं है। अब फाइनली हमें आपसे रब्ता करने का मौका मिला तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन जो अब तक हुकूमती ज़राए, हुकूमती सतह पर आप कन्फर्म कर सकें, क्या पता लगा है, क्या वजूहात बनी हादसे की? लेकिन अभी जो इब्तदाई तहकीकात हुई हैं, मेरे रेलवे हुकाम से भी बात हुई है। पहले तो बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या है जिसके अंदर जो इतलात आ रही हैं वहाँ से 30 से ज़ायद जो हमारे कीमती जानों का जो है वो ज़िया हुआ है और उसमें बड़ी तादाद में लोग जो है वो ज़ख्मी हैं। और इस पे तो मैं समझता हूँ कि हर आंख जो है वो अश्कबार है और दुख की घड़ी है। लेकिन इसके जो इतलात वहाँ से इब्तदाई तौर पे आई हैं कि मिल्लत एक्सप्रेस जो कि कराची से इस तरफ को आ रही थी, उसकी 4 बोगियां जो हैं वो डीरेल हुई हैं इस ट्रैक के ऊपर घोटकी के पास। और मेन वाइल वहीं से पास थ्रू हो रही थी सर सैयद एक्सप्रेस जो कि कराची जा रही थी। वो 4 बोगियों को उसने हिट किया है दूसरे ट्रैक के ऊपर जब वो आई हैं, तो वो हादसे की वजह बनी दोनों ट्रेन की। और वो हादसे का वक्त इतना कम था जो मुझे रेलवे हुकाम की तरफ से बताया गया है कि 2-4 मिनट का फर्क पड़ा है, जिससे जो ट्रेन है सर सैयद एक्सप्रेस जो बिल्कुल उसको क्रॉस कर रही थी दूसरे ट्रैक से, उसको भी जो है वो रोका नहीं जा सका। तो उसकी मजीद तहकीकात जो है वो हो रही हैं। आज़म सवाती साहब जो है वो रवाना हो रहे हैं, मेरी अभी उनसे थोड़ी देर कबल बात हुई है। वो मौका के ऊपर पहुंच रहे हैं और वहाँ पर जाकर ना सिर्फ जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन का भी मामला देखेंगे और उसके साथ साथ जो वहाँ पर ज़रूरत है इमदादी सरगर्मियों की और रेलवे की जानिब से वो खुद जाकर वहाँ पर उसको लीड करेंगे। जो सीओ रेलवे हैं वो भी हेडक्वार्टर से लाहौर सुबह से 5 बजे से रवाना हुए हैं, बाय रोड वो भी पहुँचने वाले हैं, मेरी उनसे बात हुई है। आर्मी के जवान भी जो है वो सुबह से ही ऑपरेशन का हिस्सा में है, क्योंकि आपको पता है कि ये वो इलाके हैं जो कि मेन हमारे जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे दूर दराज है। ये घोटकी का जो डिस्ट्रिक्ट है ये हमारे पंजाब के बॉर्डर के साथ वाला रहीमिया खान के साथ ये डिस्ट्रिक्ट साथ रखता है। तो पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने अलर्ट किया है। यहाँ पर रहीमिया खान के हॉस्पिटल, भावलपुर के हॉस्पिटल में उनको एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और जख्मी जो है वो इस साइड पे भी लाए जा रहे हैं। और वहाँ पर जो उनको रिक्वायरमेंट है मेडिकल अमदाद फ्राहम करने की वो भी फ्राहम की जा रही है और जो हैवी मशीनरी है। ज़ाहिर है फारूक साहब, अब तो हादसा हो गया है, अब इसके अलावा और किया भी क्या जा सकता है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको मॉनिटर किया जा सके, उसको ज़रा तेज़ किया जा सके। लेकिन 2018 से लेकर 2021 तक अगर छोटे बड़े हादसात में आपको बताऊं तो 434 हुए हैं। इससे पहले वो आग वाला जो वाक़या था वो भी उसमें ऑलमोस्ट दर्जनों अफराद जो थे वो 73 अफराद जहाँ बहक हुए थे, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। समथिंग हैज़ क्लियरली गॉन रॉन्ग। जाहिर है कि इंक्वायरियाँ होती हैं, फिर किसी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन कोई हमें एग्जाम्पलरी पनिशमेंट या फिर वाकई कोई इंक्वायरी के बाद एक्शन होता हुआ नज़र नहीं आता। आप इससे पहले पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रहे हैं, क्या हुआ इस 2-2.5 साल के अरसे में कि ऐसा लगता है रेलवे का पूरा निज़ाम बैठ गया है? नहीं, देखें 2-2.5 साल अरसे का तो मामला नहीं है, ये कोई ऐसा आज मौका नहीं है जिसके ऊपर मैं कोई और बात करूं। लेकिन सिर्फ मैं आपको बुनियादी चीज सामने रखना चाहता हूं कि जो रेलवे का हमारा सिस्टम है, निज़ाम, ये अंग्रेज दौर का निज़ाम बना हुआ है, इसके अंदर कोई मेजर इंटरवेंशन नहीं हुई। और ये जो ट्रैक है इसका, ये जिस सक्खर से ये घोटकी और ये रहीमिया खान तक, इस ट्रैक की जो खास तौर के ऊपर ये हिस्सा है इसकी को हालत को ज्यादा बेहतर नहीं है। मेन लाइन ML1 है और यही वो ML1 है जिस ML1 का सी पैक के तहत जो है वो पूरा मंसूबा तैयार है। बिल्कुल अब वो
साइनिंग स्टेज के ऊपर है और ये 1800 किलोमीटर कराची से लेकर पेशावर तक इसके अंदर मेजर इंटरवेंशन आ रही थी, जबकि रेलवे बनी है और इसको ड्यूल कैरेज करने के साथ साथ इसके नया सिग्नल सिस्टम जो है वो इसके ऊपर इंस्टॉल होना था। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसके बगैर मैं समझता हूँ कि इस सिस्टम के को बेहतर ओवरहाल जो है, जो आप कह सकते हैं कि हादसा में कमी का बायस बन सकता है, वो वही है। बाकी जो आप नंबर्स बता रहे हैं, कुछ मेजर हादसा होते हैं लेकिन उसकी कोई वजाहत नहीं है, नहीं दे सकते आप। इंसानी जानों के ज़िया की भी वजाहत कोई नहीं दे सकते आप। और जो मामला है आपका, जिसको आप समझ लें कि जो 400 के बाकी बहुत सारे हादसा ऐसे होते हैं जो छोटा मोटा, अगर कोई वॉशिंग लाइन में भी अगर कोई डिरेलमेंट हो जाए जिससे कोई जानी नुकसान ना हो, या रेलवे के जो निज़ाम जो हमारा वहाँ पर ऑपरेटर्स है उसको भी नुकसान ना हो, लेकिन वो भी कंसीडर हादसा होता है, वो नंबर्स को शो करता है। और अगर आप बाकी सालों के नंबर्स भी देखें तो इतने हादसा आपको नजर आएंगे, क्योंकि मेजर इंटरवेंशन की जरूरत है रेलवे के ट्रैक को ठीक करने के हवाले से, सिग्नल सिस्टम को ठीक करने के हवाले से, और बहुत सारी मामला जो हैं वो और बेहतर होने वाले हैं, जो कि उस ML1 का $6.5 बिलियन का जो प्रोजेक्ट है उसका ये हिस्सा है। चले वो तो जब होगा होपफुली होगा। लेकिन आपको पता है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का अगर माजी में हम देखें 2017 की बात करें, क्लिप याद आ जाता है, उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है। वो कहते हैं, और मगरिब की तो बहुत मिसाल चूँकि वो देते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है तो फ़ौरन से पहले किसी भी तरक्की याफ्ता और जमहूरी मुल्क में वो वज़ीर इस्तीफ़ा देता है। तो क्या एक्सपेक्ट करें? पैदर इससे पहले भी हादसे हुए हैं और अब भी इतना बड़ा ये सानहा हो गया है, इसको हादसा तो नहीं सानहा कहा जाएगा। क्या वाकई वज़ीर साहब एक तरफ होंगे और उसके बाद इंक्वायरी की जाएगी? देखिए, मेरे साथ स्वाति साहब को जो है वो अभी मेरे ख्याल में आएंगे मीडिया के सामने भी, जैसे पहुंचते हैं वहाँ पर आकर आपको बताएंगे कि अभी तक उन्होंने जो है वो क्या इक़दाम किए हैं और क्या चैलेंजेस उनके सामने। चलें, वंडरफुल, बहुत शुक्रिया आपका वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब साहब। सवाती साहब जब आएंगे, लेकिन अभी तो हम ढूंढ ही रहे हैं उन्हें सुबह से। इनफैक्ट तमाम ही मीडिया उन्हें तलाश करने की कोशिश कर रहा है रात 3:45 बजे से, जब से ये हादसा हुआ है। आई वंडर वेदर ही वाज स्लीपिंग और ही वाज नॉट जस्ट विलिंग टू टॉक टू समबडी, बट ही इज़ येट नॉट देयर, और ना ही वो किसी मीडिया नुमाइंदे से राब्ते में है। तो आज़म सवाती साहब, हम आपको बार बार टेलीफोन कर रहे हैं, आप ज़रा अगर उठा लें तो हम आपसे भी फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। यासिर फ़ारूकी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे जान लेते हैं। यासिर, वो जो इमदादी ट्रेन आई है अभी पहुंची है रहीम यार खान से, उसमें किस किस्म, क्या उसमें मशीनरी है, क्या उसमें मेडिकल इक्विपमेंट है, उसमें क्या है जो वो मदद करेगी यहाँ पे लोगों की? जी बिल्कुल, ये इमदादी क्रेन रोड़ी से 6 बजे रवाना हुई थी, जो अब से कुछ देर पहले हादसे की मकाम पे पहुंची है। और ये इसमें हैवी मशीनी नब से जो बोगियां डिरेल हुई हैं, पटरी पे खड़ी हैं या जो नीचे गिरी हैं, उनकी मदद से इन्हें जो है उठाया जाएगा और इससे काफ़ी सहूलत होगी, रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी आएगी। इसके साथ साथ 2 मज़ीद जो है हैवी मशीनरी यहाँ पर पहुँच गए हैं, लॉडर, जिनकी मदद से जो नीचे गिरी हुई बोगियाँ उन्हें भी उठाया जाएगा। जो अफसरान हैं वो अब तक 30 हलाकतों की तस्दीक कर रहे हैं। मेरे साथ DIG सखर फिदा हुसैन मस्तोई हैं, उनसे जानते हैं। सर, 30 पहले बताया गया था, मुसलसल अभी भी लाशें निकाली गई हैं, कितनी हलाकतें, कितने ज़ख्मी हैं इस वक्त? अभी तक 33 कंफर्म्ड हैं, लेकिन जैसे कि अभी मशीनरी पहुंची है हैवी, ये तो वो 33 बॉडीज़ हैं जो हम निकाल सके हैं ट्रैक्टर के थ्रू, बोगीज़ को खींच के, और जवान अंदर गए हैं बोगीज़ में, वहाँ से निकाल के लाए हैं। अभी हेवी मशीनरी चूँकि आई है, गैस कटर्स पहुँच चुके हैं। अब जब ये बोगीज़ खींचेगी और ये इनको काटा जाएगा, उसके बाद से फिर हमें अंदाज़ा लगेगा कि और कितनी मज़ीद अंदर क्या है, कितने लोग दबे हुए हैं अभी डब्बों में? देखें, मैं समझता हूँ कि अभी कोई 10-15 बॉडीज़ होंगी अंदर, मेरा ख्याल है। ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, जो यहाँ सिचुएशन जो समझ में आ रही है। बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। DIG सखर फिदा हुसैन मस्तोई ने 30 हलाकतों की तस्दीक की है। उनका कहना है ज़ख्मी भी मुतअद्दिद हैं, जिन्हें अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है, जबकि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उन्होंने बताया कि 10 से 15 डेड बॉडीज़ इस वक्त भी जो बोगी है
है जिसको डायरेक्ट सर सैयद एक्सप्रेस के डिब्बे ने हिट किया था। जो पहली बोगी खड़ी हुई थी वो शदीद मुतासिर हुई थी, उसमें अभी भी मजीद लाशें हो सकती हैं जिनको निकालने के लिए रोडी से रिलीफ ट्रेन भी यहाँ पे पहुँच चुकी है, दीगर हैवी कटर्स भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। इन बोगियों को काट के हम उन लाशों को निकाला जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तेज़ी आई है। अब से कुछ देर पहले मुल्तान से भी एक हेलीकॉप्टर पाक फौज की जानिब से रवाना किया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए, जो यहाँ पे पहुँचेगा और अगर कोई तशवीशनाक यहाँ पे ज़ख्मी मुसाफिर निकाला जाता है तो उसे फौरी तौर पे मुल्तान या कराची मुंतकिल किया जाएगा। रिलीफ ट्रेन में अपने कैमरामैन उसामा तलत से कहूँगा कि वो दिखा सके, उसको आगे लाया जा रहा है। इसमें हैवी मशीनरी नफ्स है, इससे जो है डिब्बे उठाने में, जो गिरी हुई बोगियाँ हैं, डिरेल बोगियाँ हैं, उनको उठाने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये तकरीबन 6 बजे रवाना हुई थी लेकिन काफ़ी ताख़ीर से पहुँची है। इससे कबल यहाँ पे जो हाथों के कटर थे, मैनुअली तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था, हाथों के कटर से इस्तेमाल करके मुतअद्दिद ज़ख्मियों और लाशों को निकाला गया है। तकरीबन 6 बोगियां ऐसी हैं जो ट्रैक से उतर के नीचे खाई में 3 बोगियां राइट हैंड साइड की तरफ गिरी हैं जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं, जबकि 3 बोगियां लेफ्ट हैंड साइड की तरफ गिरी हैं। एक बोगी शदीद मुतासिर है जिसको डायरेक्ट हिट किया था, अभी उसी पे रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी के साथ किया जा रहा है। दीगर जो डिरेल बोगियां थीं या जिन्हें झटके लगे थे इस हादसे में, उनमें काफ़ी ऐसे मुसाफिर थे जो अपने तौर पर उतर गए थे, जो मामूली ज़ख्मी थे उन्हें रेस्क्यू करके निकाल लिया गया था और रवाना कर दिया गया था। दूसरी अहम बात यह है कि यहाँ पे अच्छा यासिर, आप हमारे साथ रहिएगा। अभी हमें चेयरमैन पाकिस्तान रेलवेज हबीबुर रहमान साहब ने ज्वाइन किया है। हबीब साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। आई एम श्योर आप भी मसरूफ होंगे, लेकिन हुआ क्या? इब्तदाई इंफॉर्मेशन क्या बता रही हैं आपको? किस तरह से ये 4 बोगियां डीरेल हुई और फिर दूसरी ट्रेन आके उसमें घुस गई? व्हाट वेंट रॉन्ग? इसमें सबसे पहले तो हम जो इस पे बहुत अफसरदा हैं कि ये जो ट्रेन का हादसा हुआ और इसमें जो जिंदगियां जिनका नुकसान हुआ, तो जो लोग शहीद हुए और जो जख्मी हुए, हम उनके बिल्कुल साथ हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये हादसा तो हो गया लेकिन हम उनके लिए कोशिश करें कि भाई उनकी जो जख्मी है उनकी फौरी तौर पे इलाज में पूरा अपना हम जो सहूलत उनको पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएं और जो फौत हो गए हैं और शहीद हो गए हैं उनके लिए दुआ गो हैं। बाकी दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बदकिस्मती की बात है कि ये हादसा हुआ। हमने 1 साल में बहुत मेहनत की जो ट्रेन सेफ्टी के ऊपर और बहुत सारे हमने जो हमारे जो रिकॉर्ड शो करता है कि हादसा में कमी हुई, लेकिन जो ये सखर था और ये जो ट्रैक है हमारा ML1 का, इसका मुस्तकिल इलाज उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि ML1 प्रोजेक्ट जो है वो ये नहीं होता। और ML1 प्रोजेक्ट के लिए हमने अपनी तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली हुई थी और ये 5 अगस्त को ये एक्नेक से अप्रूव भी हो गया, लेकिन बदकिस्मती से कुछ इसमें जो तकनीकी वजूहात की वजह से अभी तक ये शुरू नहीं हो सका। लेकिन उसके बावजूद हम ट्रेन की जो ट्रैक की रिपेयर कर रहे हैं। अब हमारे लिए मुश्किल ये पेश आती है कि जब हम इसके ऊपर जो फंड स्पेंड करने की बात करते हैं और इसको पूरा रिपेयर करने की बात करते हैं, तो फिर ये एक दूसरा भी एक हमारे लिए प्रॉब्लम आता है कि भाई ये अगर हम आज इसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करेंगे तो वो ML1 जब आएगा तो उसको दोबारा से वो उखेड़ के और दोबारा नई पटरियां डालनी पड़ेंगी। मगर तो क्या ये तमाम एक्सप्लेनेशन इस बात की इजाजत देती है कि ये खराब ट्रैक ही चलता रहे और फिर इस पे इतने बड़े बड़े हादसे हो जाएं और इसमें दर्जनों लोग शहीद हो जाएं और सैकड़ों जख्मी हो जाएं? ये तो किसी भी बात की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती ना कि जनाब अभी हम इसको रिपेयर नहीं करेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट आने में ताखीर है, इसलिए खराब पे ही ट्रेनें चलाते रहेंगे। लेकिन इसके ऊपर हमने जो रिपेयर्स का काम तो फौरी तौर पे शुरू करवा दिया हुआ है और तकरीबन 1 महीने से इसके ऊपर जो बैलेस्ट और ये इसकी जो रेल की जो स्लीपर्स वगैरह हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन ये इसमें ये इसके बावजूद मैं ये जरूर कहूंगा कि इसका जो मुस्तकिल इलाज है कि जब तक वो नहीं होता तो तब तक ये इसकी ट्रैक की हालत बिल्कुल फुल प्रूफ नहीं हो सकती। लेकिन अभी हमने इसके ऊपर हंगामी बुनियादों पे 1 महीना पहले काम शुरू किया था, क्योंकि इसी ये जो सिर्फ पैटर्न एक सिर्फ जो ये एक सखर डिवीजन का ये पैच है जहाँ पे ये एक्सीडेंट्स डिरेलमेंट के बार बार हो रहे हैं। नहीं तो जब आपने आइडेंटिफाई भी किया हुआ है हबीबुर रहमान साहब के सखर डिवीजन का ये पैच है जहाँ पे डिरेलमेंट के एक्सीडेंट्स बार बार हो रहे हैं, तो जाहिर है फिर इसको रेक्टिफाई करना तो इतना मुश्किल काम होना नहीं चाहिए। यहाँ पे आप बताइए ट्रैक में क्या होता है टेक्निकली, थोड़ा हमें समझाइए। क्या ट्रेन की बोगियों में कोई मसला हुआ या ट्रैक बीच में से टूट गया? क्या हुआ कि 4 बोगियां डीरेल हो गई और फिर दूसरी ट्रेन आके उसमें घुस गई?
जो ट्रैक के ऊपर ये इनके जो बुनियादी देखें 3 बड़े कंपोनेंट्स हैं, इसका जो बैलेस्ट है और इसके जो स्लीपर्स हैं और इसकी जो रेल हैं, तो ये तीनों में से अक्सर सामान वहां पे पहुंचा दिया गया है, क्योंकि ये तकरीबन 1 महीना पहले ये असूली तौर पे ये फैसला मिनिस्टर साहब की सरबराही में इजलास हुआ था कि अगर ML1 में ताखीर भी है तो इसको फौरी तौर पे रिपेयर किया जाए। लेकिन उसके बावजूद ये अभी इसमें जो रिपेयर है इसमें कोई टाइम लगता है, क्योंकि ये पूरा उसको ट्रेन का एक रनिंग ऑपरेशन होता है और चलती मतलब ट्रेनों का उसको टाइम बीच में से निकाल के तो इसके स्लीपर्स चेंज किए जाते हैं और इसकी जो हमीद साहब एक सिर्फ 30 सेकंड की हमें ब्रेक लेनी है, उसके बाद हम वापस आते हैं। तो आपसे ज़रा तफसील लेते हैं हम कि आगे अब इमदादी कार्रवाइयों के बारे में आपके पास क्या अपडेट है। इस रेलवे सानहे से मुताल्लिक आपको अपडेट करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि वज़ीर रेलवे से कहा है कि वो जाए वक़ुआ पर पहुँचे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर जारी एक बयान में मज़ीद कहा कि वज़ीर रेलवे को ज़ख्मियों की तिब्बी इमदाद यकीनी बनाने की हिदायत की है। वज़ीर रेलवे को जाबहक अफराद के लवाहिकीन की इमदाद करने का भी कहा है और रेलवे सेफ्टी की खराबियों की जामे तहकीकात की जाएंगी। आयवंडा वज़ीर आज़म साहब ने इस दफ़ा वज़ीर रेलवे से इस्तीफ़े का मुतालबा नहीं किया, क्योंकि वो अपोजिशन में सबसे पहले इस किस्म के हादसात के बाद वज़ीर रेलवे से इस्तीफ़े का मुतालबा किया करते थे। और घोटकी हादसे पर वज़ीर रेलवे आज़म सवाती का भी बिलाखिर कुछ अता पता लगा है और उन्होंने नोटिस ले लिया है इत्तलात के मुताबिक और इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। 24 घंटे के अंदर इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वो कहते हैं कि जारी कर दी जाएगी। आज़म सवाती साहब से जियो न्यूज़ की टीम मुसलसल रब्ता कर रही है। जैसे ही हमारा रब्ता होगा हम उनसे पूछ लेंगे कि क्या सिलसिला है, स्पॉट पर क्या वो पहुँचे और या नहीं पहुँचे। वैसे तो नहीं पहुँचे, लेकिन इमदादी कार्रवाइयों के लिए जो ट्रेन पहुँची है वो क्या कर रही है। इस वक्त यासिर फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर बताइएगा, वो जो ट्रेन रोड़ी से आई है उसकी मदद से क्या वो जो बिल्कुल ही चिपक गई थी आपस में बोगियाँ और दूसरी ट्रेन का इंजन, क्या कुछ सिलसिला शुरू हुआ इनको अलहदा करने का? जी बिल्कुल, रोड़ी से रिलीफ ट्रेन पहुंचने के बाद जो डिरेल बोगियां थीं जो पटरी पे ही खड़ी हुई थीं, क्योंकि पहले वो फ्रंट पे हैं, उनको हटाया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन उसामा तलत से कहूँगा कि वो अगर दिखा सके, क्रेन वहाँ पे खड़ी हुई है। जो डिरेल बोगियां नीचे नहीं गिरी थी, उल्टी नहीं थी, उनको पहले जो है पटरी पे खड़ा किया जा रहा है। उसके बाद ये रिलीफ ट्रेन आगे आएगी तो मज़ीद कार्रवाई जारी होगी। जबकि 2 हैवी मशीनरी मेरे सीधे हाथ पे भी यहाँ पे काम कर रही हैं, जो बोगी और इंजन है उनमें काम कर रही हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 6 नंबर बोगी जो इस हादसे में, इस खौफनाक तसादुम में शदीद मुतासिर हुई है, उसमें एक खातून जिंदा हैं। उन्होंने अपने घर वालों से टेलीफोन पे रब्ता किया है और उनसे मदद की अपील की है, जिसके बाद उन खातून के घर वालों ने मुकामी अफसरान से रब्ता किया है और मुकामी अफसरान ने फौरी तौर पर 6 नंबर बोगी में जो खातून ने सीट नंबर बताई है 13, वहाँ पे कोशिश की जा रही है कि किसी तरह पहुँच के जो खातून जिंदा हैं, महफूज हैं, उन्हें तरजीही बुनियादों पे यहाँ से निकाला जा सके। हैवी मशीनरी यहाँ पे भी पहुँच गई है, क्रेन भी यहाँ पे आ गई है। जो खातून का जब फ़ोन आया है उसके बाद से जो कटर है उस दौरान जहाँ उन्होंने जगह बताई है उस जगह पे जो है कोशिश की जा रही है कि खातून को तरजीही बुनियादों पे निकाला जा सके। इसके साथ साथ मुल्तान से पाक फ़ौज के जो हेलीकॉप्टर रवाना हुए थे वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पे पहुँच गए हैं। जो भी शदीद ज़ख्मी निकाले जाएंगे उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए मुल्तान या कराची मुंतकिल किया जाएगा। अभी भी जो 2 बोगियां हैं वो शदीद मुतासिर हैं, उनमें अभी भी मुतअद्दिद मुसाफिर और लाशें जो है फंसी हुई हैं, जिनको निकालने के लिए इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाक फौज के दस्ते भी यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। जिस वक्त हादसा हुआ था उस वक्त से मुकामी अफराद की एक बड़ी तादाद मौजूद थी जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जो 2 बोगियों में जो लोग यासिर फंसे हुए हैं वो तो फंसे हुए हैं, जो बाकी मुसाफिर ज़ख्मी हालत में यहाँ से निकाले गए हैं, क्या इर्द गिर्द के अस्पतालों में, ज़ाहिर है दूर दराज का इलाका है, इतना डेवलप्ड इलाका नहीं है, यहाँ पर तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं या फिर ज़ख्मियों को सादिकाबाद और बहावलपुर शिफ्ट किया गया है? जो मेडिकल सर्विसेज हैं उनकी क्या सहूलत है? यहाँ पे तमाम ज़ख्मियों को अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि उनका सर्वाइव करने के लिए भी उन्हें प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट भी तो ज़रूरी है।
देखें, बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 60 ज़ख्मियों को यहाँ से निकाल के पहले जो है घोटकी और उबाड़ों के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया था। इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद उन्हें सादकाबाद और रहीम यार खान रेफ़र कर दिया गया है। 35 के करीब ऐसे ज़ख्मी हैं जिन्हें वहाँ पे रेफ़र किया गया है, जबकि कुछ ज़ख्मियों और लाशें ऐसी हैं जो मिल्लत एक्सप्रेस जिसकी 4 बोगियाँ बिल्कुल दुरुस्त थीं, उनमें सवार करके उन्हें जो है सादकाबाद के लिए पहले ही यहाँ से रवाना कर दिया गया था। इस वक्त जो तस्दीक कर रहे हैं ज़िले अफसरान, वो 33 हलाकतों की यहाँ पे तस्दीक कर रहे हैं और 60 के करीब ज़ख्मी बता रहे हैं, जिनमें 35 ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें पहले यहाँ उबाड़ो अस्पताल मुंतकिल किया गया था। 33 अफराद जहाँ बहक हुए हैं, 60 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं, जिनमें से मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक है। इंतहाई अफसोसनाक हादसा, डहरकी के करीब मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं। कई बोगियां पटरी से उतर गईं। अब तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक 33 अफराद शहीद हुए हैं, जहाँ बहक हुए हैं, और दर्जनों अफराद ज़ख्मी हैं। 60 से ज़ायद ज़ख्मियों की तादाद बताई जा रही है, जिनको डहरकी और घोटकी के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में मुंतकिल करने के बाद काफ़ी ज़ख्मियों को सादिकाबाद और रहीम यार खान भी रेफ़र किया गया है। हेलीकॉप्टर्स भी पहुँच गए हैं, रेस्क्यू ट्रेन भी पहुँच गई है, रिलीफ ट्रेन भी पहुंच गई है। जो बिल्कुल ही चिपक गई हैं आपस में बोगियां, उनको हटाने का, उसको अलग करने का काम जारी है। हेलीकॉप्टर्स इसलिए पहुंचे हैं मुल्तान से पाक अफवाज के, ताकि जो इंतहाई क्रिटिकल ज़ख्मी हैं अगर कोई है तो उन्हें फ़ौरी तौर पर कराची या फिर बहावलपुर के अस्पतालों में मुंतकिल किया जा सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी ट्विटर पर बयान दिया है। वो कहते हैं कि वज़ीर रेलवे आज़म सबाती कुछ देर में जाए हादसा पर पहुँच जाएंगे। रेलवे हादसे में जो जिंदगियाँ चली गई हैं उन ख़ानदानों का गम दिलासों से कम नहीं हो सकता। वजूहात का मुकम्मल जायज़ा चाहिए। वज़ीर आज़म ने तहकीकात का कहा है, दहशतगर्दी है या तकनीकी खराबी है या इंसानी गलती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। फवाद चौधरी साहब ने 3 पहलुओं पर रोशनी डाली है अपने इस बयान में। वो कहते हैं कि ये इंसानी गलती है या टेक्निकल फॉल्ट है या दहशतगर्दी है, अभी कुछ भी कहना काबिल अज़ वक्त है। बहरहाल जो भी है, दहशतगर्दी तो वैसे एज सच जो शवाहिद हैं उनसे जो हमारे नुमाइंदगान हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, उनके मुताबिक इसका कोई उनसर नहीं है। लेकिन बहरहाल तहकीकात जो होंगी उसमें ही हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। अभी यासिर फारूकी हैं हमारे साथ स्पॉट से। मलिक असलम है जनाब, मलिक असलम है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट। मलिक असलम और यासिर फारूकी हमें लम्हा बलम्हा आगाह कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं मनाजर जब रेस्क्यू हुक्काम, बिल्कुल 2 बोगियाँ हैं जो बिल्कुल तबाह हो गई हैं, क्योंकि इनमें एक्चुअली दूसरी ट्रेन का इंजन आकर घुसा हुआ है। इस पर अभी भी लोग मौजूद हैं, जिंदा हैं, अब या फिर लाशें हैं, कुछ भी कहना काबिल वक्त है। लेकिन कोशिश तो यही है हुक्काम की, रेस्क्यू हुक्काम की, कि इनमें जो भी लोग मौजूद हैं उन्हें जल्द अज जल्द बाहर निकाला जा सके। मलिक असलम, जो रिलीफ ट्रेन पहुंची थी वो इस वक्त क्या कर रही है? फिर हम देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर भी पहुंच गया है। क्या किसी जख्मी को मजीद निकाला जा सका है? और वो जो बोगी नंबर 6 में एक खातून ने फ़ोन किया था, उनके बारे में क्या अपडेट है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, रिलीफ ट्रेन जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है और उस रिलीफ ट्रेन की मदद से एक बोगी को तो ट्रैक पर चढ़ाया जा चुका है, लेकिन अब तक जो है दर्जनों की तादाद में जो बोगी हैं वो डी ट्रैक हैं, अभी तक उल्टी हुई हैं, नीचे उतरी हुई हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। रेस्क्यू की तरफ से जो है मुकम्मल तौर पर हंगामी बुनियादों पर अब जो है काम शुरू हो गया है। क्रेनें यहाँ पर पहुँच गई हैं, मलबा उठाने का काम जारी है और यहाँ के जो मकामी सनती इदारे हैं उनकी तरफ से भी जो है क्रेनें वगैरह और जो ज़रूरी सामान है वो पहुँच गया है। जबकि जो खातून है जो बोगी नंबर 6 से काले कर रही थी, उनका अभी तक कोई पता नहीं चला जा सका है कि आया वो किस बोगी में है, क्योंकि बोगियों पर एक तो चाक से लिखा हुआ है, दूसरा ये है कि इसमें जो है वो नंबरिंग से है। तो इस तरह ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा हो रही है कि आया वो 6 नंबर बोगी कौन सी है। रेलवे की निशानदेही के बाद जो है उस पर तलाश की जा रही है, ताहम अभी तक उस खातून को तलाश नहीं किया जा सका है। दूसरी जानिब जो है ये रिलीफ का काम मुकम्मल तौर पर जारी है। पाकिस्तान आर्मी के दस्ते पहुँचे हुए हैं, रेंजर्स हैं यहाँ पर, रेस्क्यू 1122 भी यहाँ पर है और ईदी और ज़िले इंतज़ामिया के रज़ाकार ज़िले इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर हंगामी सूरत हाल देखने में आ रही है और रिलीफ ट्रेन भी पहुँच चुकी है। रिलीफ ट्रेन की तरफ से एक जो है बोगी को तो ट्रैक पर चढ़ा दिया गया है, बाकी दूसरों को बारी बारी उठाने का सिलसिला जारी है। चूँकि हैवी है, हैवी मशीनरी है, ज़ाहिर उठाने में उनको मुश्किलात है, जबकि छोटे कटर के साथ काटा भी जा रहा है। जबकि इसके अलावा ये बताया गया है कि यहाँ पर जो है अभी भी इनके अंदर जो बोगियों के अंदर बताया जाता है कि लाशें जो हैं वो मौजूद हैं, जिनको निकालने के लिए यहाँ
यहाँ पर ये हैवी मशीनरी उठा रही है। उठाने के बाद जो है इसको उनको लाशों को निकाला जाएगा और पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा जो मुसाफिर थे दीगर, वो तकरीबन यहाँ से जो है वो जा चुके हैं। उनको रिलीफ ट्रेन के ज़रिए जो है वो भिजवाया जा चुका है। एक सादगाबाद की जानिब से एक ट्रेन आई थी जो इस हादसे के उस पार यहाँ पर ऐलानात किए गए थे कि जो पंजाब की तरफ जाने वाले मुसाफिर हैं वहाँ आ जाएँ, तो वो उनके ज़रिए चले गए हैं। ताहम अभी तक जो है मौके पर रिलीफ का जो है वो काम तेज़ी से जारी है। गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है, चूँकि अच्छा, सूरज भी है और ये बताइएगा भी हो रही है। मलिक असलम के फवाद चौधरी साहब ने अभी ट्वीट किया, मलिक असलम आवाज़ आ रही है, फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है कि ये टेक्निकल फॉल्ट है, यानी तकनीकी ख़राबी है, या किसी इंसानी गफलत की वजह से हादसा हुआ है, या फिर दहशतगर्दी है। कुछ भी कहना, उन्होंने कहा जी कबलस वक्त है। जो आपकी वहाँ पर रेलवे हुक्काम से बात हुई है, वहाँ पर सिक्योरिटी के एहलकार भी मौजूद हैं, वहाँ रेलवे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। उन्हें इब्तदाई तौर पर क्या लग रहा है इस हादसे से मुताल्लिक? क्या ये इंसानी गलती की वजह से हुआ है या टेक्निकल फॉल्ट है, या फिर वज़ीर मौसूफ साहब कह रहे हैं कि दहशतगर्दी भी हो सकती है, तो उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता क्या? जी, यहाँ पर एसएसपी जो है वो कोर्ट की उम्र सलामत भी मौजूद हैं और दीगर जो इदारे तफ्तीश करने वाले वो भी हैं। उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई दहशतगर्दी की सच कोई तस्दीक नहीं की है और उनका ये कहना है कि सबसे पहले तो रेस्क्यू का अमल जारी है ताकि मलबा उठाया जा सके। मलबा उठाने के बाद ही वो जो ट्रैक है, क्योंकि जहाँ पर ये हादसा पेश हुआ उसके ऊपर जो बोगियाँ जो हैं वो मौजूद हैं। ज़ाहिर है अगर कोई वारदात भी हुई होगी, कोई दहशतगर्दी हुई होगी, तो तभी उसका अंदाज़ा यह लगाया जा सकता है जब ये बोगियाँ वहाँ से उठेंगी। उड़ने के बाद इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सका है। अभी उनका कहना है कि ये कहना कबलस वक्त है कि आया ये कोई तखरीबकारी है या कोई ऐसा किसी ने जो है वो इसको डी ट्रैक करने की कोशिश की है, ये कहना कबलस वक्त है। जबकि रेस्क्यू का अमल आपके सामने है, वो अभी जारी है तेज़ी से, और कुछ हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ पर पहुँचे हैं पाक आर्मी के, ताकि जो ऐसे ज़ख्मी अगर इससे निकलते हैं तो उनको फौरी तौर पर जो है वो पहुँचाया जाए। जो मुसाफिर बाकी बोगियों से निकले हैं, जो यहाँ पे इस ट्रेन में ज़ाहिर है 2 बोगियाँ तो ऐसी हैं जो बिल्कुल तबाह हो गई हैं, उसमें से तो अभी भी लोगों को निकाला जाएगा, लेकिन बाकी जो मुसाफिर थे वो कहाँ हैं? क्या वो यहीं बैठे हुए हैं? उन्हें कोई और ट्रेन आकर उनकी मंजिलों की तरफ ले गई है, या वो खुद अपनी मदद आपके तहत कहीं चले गए हैं वैगन्स बसों वगैरह से, या अभी तक यहीं मौजूद हैं वो? जी, काफ़ी जो ख़ास तौर पे जिनकी डेड बॉडीज़ मौजूद हैं उनके लवाहिकीन तो यहाँ पर मौजूद हैं, और जो उनके जो करीबी रिश्तेदार थे उनको फ़ोन करके जो है वो वहाँ पर यहाँ से ले गए हैं। कुछ लोगों को जो है गाड़ियों के ज़रिए जो है उनको रवाना भी कर दिया गया है। बहुत कम तादाद है बहरहाल मुसाफिरों की। बहरहाल डेड बॉडीज़ जो हैं वो अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है तकरीबन 25 से 30 डेड बॉडीज़ अभी तक यहाँ मौजूद हैं। उनको अभी तक जो है अस्पताल मुंतकिल इसलिए नहीं किया गया ताकि यहाँ पर जो अगर कोई और मज़ीद ज़ख्मी आ जाएं तो फिर उनके लिए जो है वो एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जा सके। डेड बॉडीज़ क्योंकि वो डेथ हो चुके हैं, उनको तो बाद में भी वहाँ पर जो है वो मुंतकिल किया जा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब, ज़ाहिर है आप अब तो नई जिम्मेदारियाँ संभाले हुए हैं, लेकिन आपका वसी तजर्बा है रेलवेज़ में। कुछ आपकी बात हुई है रेलवे हुकाम से, क्योंकि अभी तक हम आज़म सबाती साहब का तो जाए हादसा पर इंतज़ार ही कर रहे हैं, राब्ता भी कर रहे हैं, राब्ता हो नहीं पा रहा उनसे। क्या वजह बनी? क्या ये टेक्निकल फॉल्ट है या फिर ये इंसानी गफलत है, या फवाद चौधरी साहब ने तो एक नया आंसर भी सामने रखा है, वो कह रहे हैं ये तखरीबी कार्रवाई या फिर दहशतगर्दी भी हो सकती है? मुझे मालूम नहीं है। ML1 हल है और स्वाति साहब उस पर इंशाल्लाह काम कर रहे होंगे। एक्निक से अप्रूव हो चुका है। ये रोडी लाइन, घोट की लाइन बहुत ख़राब है। 1886 की लाइनें पड़ी हुई हैं और बड़े मेहनती आदमी है, वजीर हैं जो नए हैं, अब इस पर वो बेहतर तबसरा कर सकते हैं। लेकिन हल जो है एक्निक से अप्रूव है और ML1 सबसे पहले सिंध में एक्निक से तो अगस्त से अप्रूव है, उसके बाद अब तक कुछ काम हो नहीं सका। शेख साहब ये बता दीजिएगा, हबीबुर रहमान साहब चेयरमैन पाकिस्तान रेलवे हैं, अभी हमसे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि वो तो ML1 जब बनेगा अभी ये भी सोचा जाता है कि जनाब इसको रिपेयर करके करोड़ों रुपए लगाए जाएं तो वो पैसे बाद में ज़ाया हो जाएंगे। ML1 जब बनेगा तो अब जाहिर है पैसे ज़ाया होने की फिक्र करें या इंसानी जाने ज़ाया होने पर ज़्यादा रंज करें? गिलानी साहब कह तो ठीक रहे हैं, अरबों रुपए का $6-7 बिलियन US का प्रोजेक्ट है, और जो ज्यादा लाइन खराब है वो तो मेरा ख्याल है ठीक कर लेनी चाहिए, और वरना ये घोटकी और ये जो ट्रैक है इसको पहले ML1 शुरू किया जाए। मेरा ज्यादा तबसरा करना तो मैं इज़हार हमदर्दी कर सकता हूँ,
लेकिन मुझे उम्मीद है कि नए मिनिस्टर ML1 पे काम कर रहे हैं और वो इस पर ज्यादा नहीं, आप ज्यादा तबसरा ना करें, लेकिन शेख साहब आपकी एक्सपर्टीज़ है, ज़ाहिर है आपने ये जिम्मेदारियां संभाली हैं जो अब सवाती साहब के पास हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं ML1 भी अगर इसका हल है तो ML1 क्या इस दौरे हुकूमत में शुरू हो जाएगा या अभी उसको और टाइम लगेगा? क्या उसका हल तो काफ़ी अरसे से अब हम सुन रहे हैं कि ML1 है जो CPEC का हिस्सा भी है। मेरा ख्याल है ये हो जाएगा और PM साहब अब दिलचस्पी ले रहे हैं सारे कामों पे, खास तौर पर ML1 पे भी उनका बड़ा जबरदस्त स्टैंड है और सवाती साहब का भी, और इंशाल्लाह इसी हुकूमत में ML1 का काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, आप चूँकि वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर इत्तलात साहब का बयान है कि दहशतगर्दी का अंसर भी हो सकता है, तो आपने क्या, क्योंकि वहाँ अफ़वाज पाकिस्तान के जवान भी हैं, वहाँ पे उनके ज़िम्मेदार भी हैं, रेंजर्स वाले भी हैं, हैव यू स्पोकन टू समबडी? आपका किसी से रब्ता हुआ है कि ज़रा शवाहिद इकट्ठे करें? रेंजर्स मेरा महकमा है और रेंजर्स सबसे पहले पहुंचे हैं, पाक फौज पहुंची है। इस मुल्क में तो एक ही अदारा है, आपको पता है, सैलाब हो, हादसा हो, बॉर्डर हो, कोई मसला हो, ये हमारे पास एक अजीम अदारा है जो वक्त पे पहुंचता है और वो वक्त पे रेंजर्स पहुंचे हैं, फिर पाक फौज भी पहुंची है और सारे इंतजामात को देख रहे हैं और उम्मीद है कि इसमें जल्द जो है वो जो लोग हैं वो उनको हॉस्पिटल्स तक, जख्मियों तक पहुंचा दिया जाएगा। जी, सर्टनली अजीम इदारा है, उस पर हम सबको फ़ख्र है, लेकिन बाकी इदारों को भी तो अजीम बनाने की जिम्मेदारी आप ही लोगों पर आयद होती है। ये सही बात किया। ठीक है जी, शुक्रिया। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो कह रहे थे कि गिलानी साहब, हबीबुर रहमान गिलानी, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान रेलवे, कह सही रहे हैं कि इतना पैसा लगेगा इस ट्रैक को ठीक करने में, फिर ML1 बन जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम कंपैरिजन क्या है? क्या उस पैसे के ना लगने का इंतज़ार करते रहें यहाँ पर या फिर यहाँ पर हादसों की लाइन लग जाए खुदा न खास्ता? सो समबडी हैज़ टू टेक नोटिस ऑफ दिस एंड जवाब दें इन लोगों को, इन ख़ानदानों को, इन अफराद को जिनमें किसी का भाई शायद चला गया है। आप सोचें उस ख़ानदान का कर्ब, आप सोच सकते हैं जो शादी के लिए जा रहे थे, जो बारात की सूरत पे जा रहे थे और अब उनके घरों से जनाजे उठेंगे। ये यहाँ पे बयानात और यहाँ पर मजम्मतें और यहाँ पर तहकीकात के मुतालबे और उसके बाद स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन किसी एक इंसानी जान के ज़िया का ना इजाला हो सकता है ना उसकी तलाफ़ी हो सकती है। सो ये बड़ा सीरियस और सेंसिटिव मैटर है। हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि इंसानी जान की अब कोई कदर रही नहीं है। 30 से ज़ायद अफराद इस हादसे में चले गए हैं, जहाँ बहक हो गए हैं, लेकिन क्या होगा? रिवायती बयानात होंगे, वही मजम्मतें होंगी। अभी तक वज़ीर मौसूफ के पहुंचने की खबर 3 वज़रा दे चुके हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि वज़ीर साहब पहुंच रहे हैं, फारूक हबीब साहब ने कहा हमसे बात करते हुए वज़ीर साहब पहुंच रहे हैं, वज़ीर रेलवे साहब कह रहे हैं वज़ीर साहब पहुंच रहे हैं, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं वज़ीर साहब पहुंच रहे हैं। वज़ीर साहब खुद नहीं कह रहे कि वो कब पहुंच रहे हैं। वज़ीर रेलवेज़ आज़म सवाती खुद नहीं बता रहे कि वो कब पहुंच रहे हैं, ना वो पहुंचे हैं और ना वो किसी से रब्ता कर रहे हैं। बाकी जो वज़रा हैं वो उनकी आवाज़ बने हुए हैं और वो बस कहे जा रहे हैं कि वो पहुंचने वाले हैं। तो भाई पहुंच जाएं या बता दें हमें कि क्या हुआ, एटलीस्ट क्लियर तो करें, क्योंकि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने एक नया बयान दिया है, उस पर भी रोशनी डलनी चाहिए, उस पर भी गौर होना चाहिए, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि जनाब क्या ये कोई तकरीबकारी हो सकती है, क्या ये इंसानी गलती है, कोताही है, या फिर ये टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ है। ये रोड़ी और ये जो सखर डिवीज़न का ट्रैक है ये है तो बहुत ख़राब, सभी लोगों को पता है। ML1 इसका हल भी है, लेकिन ML1 जब तक नहीं बनता उस वक्त तक क्या हल है? क्या इसी ख़राब ट्रैक पर ट्रेनें चलती रहेंगी और इसी तरह हम वल्नरेबल रहेंगे हादसात के लिए? ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, इमेजिन करें इसमें कितने लोग चले गए और एक शख्स की जान नहीं जाती, पूरा ख़ानदान उसके साथ सफ़र करता है। मे बी इसमें किसी ऐसे ख़ानदान के उस शख्स की जान चली गई हो जिसका वाहिद कमाने वाला वही शख्स हो। तो somebody has to take notice and somebody has to take these affairs in their hands। ये रिवायती बयानात और रिवायती मजम्मतें तो होती चली आई हैं, प्रॉब्ली होती जाएंगी भी। ट्रेन हादसे की जगह पर आर्मी और रेंजर्स एहलकार भी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में शरीक है। ट्रेन हादसे से मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक पन्नू आकल से पाक फौज के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ भी हादसे की जगह पर पहुँच गया है। जो वहाँ पर मौजूद जो ज़ख्मी हैं उन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दे रहा है। ज़ाहिर है घोटकी, रोड़ी ये दूर दराज इलाके हैं, ये इतने डेवलप्ड इलाके नहीं हैं। यहाँ पर DHQ अस्पताल ही होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और वहाँ पर क्या सहूलियात होती हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
पाक अफवाज के मुताबिक रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पाक अफवाज के इंजीनियर्स भी हादसे की जगह पर पहुंचे हैं और यही सूरत हाल है ताज़ा तरीन। अभी हम मज़ीद आपको जो वक़ूआ से तो मुताल्लिक बताएंगे ही, लेकिन जो बात हो रही है हमारी साबिक वज़रा से या रेलवे हुक्काम से ML1 का बहुत तस्करा है, लेकिन क्या ML1 जब तक नहीं बनता यह हादसात होते रहेंगे या इस ट्रैक की बेहतरी के लिए कोई काम किया जाएगा? हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लाहौर से अमीन हफीज़, जो कि रेलवेज़ को काफ़ी अरसे से कवर कर रहे हैं। अमीन, आपकी अगर लाहौर में हेडक्वार्टर है चूँकि रेलवे का, वहाँ पर हुक्काम से बात हुई हो, क्या सूरत हाल है? वजूहात क्या मालूम हो सकी हैं? क्या ट्रैक की खराबी ही वजह है या फिर कोई इंसानी गलती कोताही भी हो सकती है इसमें? नहीं, इसमें जो बज़ाहिर हमें नजर आ रहा है और जो माहिरीन से मेरी बात हुई है, देखिए इसमें बड़ी एक बात है कि ये रेलवे की तारीख का ये बड़ा खौफनाक हादसा है। हादसा क्या हुआ कि कराची से ट्रेन चलती है मिल्लत एक्सप्रेस, वो चलते चलते टूट जाती है। वो टूट के उसकी 18 बोगियों में से 11 बोगियां दूसरे ट्रैक पर, जो लाहौर से कराची जाने वाला ट्रैक है, उसके ऊपर गिर जाती है। अब जब ये ट्रेन बोगियां मुसाफिर, आधी से ज्यादा ट्रेन टूट के दूसरे ट्रैक पे गिर जाती है, तो लाहौर से आने वाली जो रावलपिंडी से ये चली ट्रेन सर सैयद एक्सप्रेस, ये जब पहुंचती है रेती और इस स्टेशन के दरमियान, तो ये मुसाफिर कोचेज जो मिल्लत एक्सप्रेस की ट्रैक के ऊपर गिरी हुई हैं, तो ट्रेन ड्राइवर जो सर सैयद एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रेन ड्राइवर इजाज अहमद है, उससे भी मेरी बात हुई है। वो कहता है जी मुझे ब्रेक मारने का मार्जिन ही नहीं मिला, फिर भी मैंने हंगामी ब्रेक मारी और ट्रेन को रोकने की कोशिश की, लेकिन हमारी सर सैयद एक्सप्रेस ट्रेन मिल्लत एक्सप्रेस के गिरे हुए डिब्बों के ऊपर चढ़ गई। अब नतीजे में सर सैयद एक्सप्रेस का जो ट्रेन ड्राइवर है इजाज अहमद और इसका असिस्टेंट ट्रेन ड्राइवर इफ्तिखार, ये दोनों मौजूदाती तौर पर बच गए, लेकिन इस ट्रेन के जो कांस्टेबल थे, 2 कांस्टेबल दिलबर हुसैन और अली नासर समेत 30 मुसाफिर जाँ बहक हो चुके हैं और तकरीबन 50 से जायद मुसाफिर इसमें जख्मी हो गए हैं। रिलीफ ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। टाइम कितना था अमीन, कुछ पता लग सका? ये जो मिल्लत एक्सप्रेस की आपने कहा 18 बोगियां टूट गई, टूट कैसे गई? ये भी कैसे हो जाता है? अचानक से ट्रेन चल रही है और बोगियां टूट के दूसरे ट्रैक पे गिर गई। क्या ये इज इट अ मैटर ऑफ अ फ्यू मिनट्स जिसमें ये बोगियां दूसरे ट्रैक की तरफ उल्टी हैं और एन उसी वक्त सर सैयद एक्सप्रेस आ रही थी, या कुछ मार्जिन था और पहले से सर सैयद एक्सप्रेस को इन्फॉर्म किया जा सकता था कि जनाब आप जहां हैं वहीं रुक जाएं क्योंकि आगे मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां आपके ट्रैक पे गिरी हुई हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। ये जो मैं आपको अब इसका बिल्कुल टाइमिंग सीन बताता हूँ। रेलवे कंट्रोल रूम में मैं बैठा हूँ, यहाँ पर जो टाइमिंग नोट करवाई गई है, मिल्लत एक्सप्रेस टूटती है 3:40 पे और इसका ड्राइवर अपने कंट्रोल को बताता है कि मुझे पीछे गार्ड ने बताया है, जो बिल्कुल आखिरी डिब्बे पे होता है, उसने ट्रेन ड्राइवर को बताया है कि उसकी ट्रेन टूट गई है और उसने फिर मिल्लत एक्सप्रेस वाले ने ब्रेक लगाई। ये उसकी ट्रेन तकरीबन 3:43 पे रुकती है। अभी जब इसकी ट्रेन रुकती है और इसके आधे डब्बे जो टूट गई ट्रेन, वो लाहौर से कराची जाने वाले ट्रैक के ऊपर उसके डब्बे गिर चुके होते हैं, जो इस ट्रेन को ड्राइवर को नहीं पता चलता, लेकिन वो कंट्रोल को बता देता है। अभी ये कुछ कार्रवाई एक दूसरे को बताया जाए, सर सैयद को जैसे आपने कहा पिछले स्टेशन पे रोक लिया जाता, तो ये कम्युनिकेशन में सिर्फ 3 मिनट के बाद सर सैयद एक्सप्रेस जो रावलपिंडी से चली हुई थी, जिसने कराची जिसकी मंजिल थी, ये कर्ब है रेलवे ट्रैक के ऊपर जहां पे ये हादसा पेश आ रहा है। ये सर सैयद एक्सप्रेस की जो ट्रेन है, ये मिल्लत एक्सप्रेस के गिरे हुए डिब्बों के ऊपर चढ़ गई। मतलब पहली ट्रेन जो टूटी, दूसरी ट्रेन ने जो आगे हिट किया, इसमें टोटल 3 से 5 मिनट का दौरानिया है, जिसमें ट्रेन ड्राइवर ने कंट्रोल को बता दिया था कि उसकी ट्रेन टूट के गिर गई है। अब वो जो कंट्रोल है वो भी कार्रवाई करता है। अमीन, हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हमें वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया। फवाद साहब, आपके पास क्या इत्तलात हैं? आप वफाकी वजीर हैं इत्तलात की, क्योंकि आपने 3 वजूहात लिखी हैं अपने ट्विटर बयान में कि इंसानी गलती है, टेक्निकल फॉल्ट है या दहशतगर्दी का अंसर है। क्या आपकी किसी से बात हुई है? इस बारे में कुछ हतमी वजह पता लग सकी कि एग्जैक्टली हुआ क्या?
अभी मेरी आजम सवाती साहब से बात हुई। आजम सवाती साहब जो हैं उनका पहुँच रहे हैं चारे के जरिए, जो साहब ने सुबह इनको कहा कि हादसे पे पहुँचे, हादसा पे पहुँचे, लेकिन अभी चूँकि बड़ी जल्दी है इसलिए कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ये इब्तदाई तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है और जो ही वज़ीर रेलवे वहाँ पे पहुँचेंगे, रिलीफ एक्टिविटी जारी है और ये रिलीफ एक्टिविटी के बाद इसमें एक जाहिर है कि जो लोग वहाँ पे इनमें अनफॉर्चुनेटली जो इस हादसे का शिकार हुए उनकी कुछ जो है वो देख रहे हैं कि उनके लिए क्या हम मदद कर सकते हैं। जाहिर है इतना बड़ा हादसा है, सिर्फ आप दलासे देंगे उससे दलासे ही दे सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। हादसा जो है वो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अभी इसकी वजूहात के ऊपर इतनी जल्दी को बयान देना मुमकिन नहीं होगा। दिलासे तो दे सकते हैं, लेकिन जाहिर है कोई हल तो नहीं है फवाद साहब। इससे पहले भी हमें याद है 30 अक्टूबर को तेज़गाम में आग लग गई थी, 73 मुसाफिर उसमें जल गए थे और छोटे बड़े कोई 434 वाक़यात हो चुके हैं इस 3 साल के अरसे में। अब शेख रशीद साहब से भी हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे ML1 हल है, लेकिन जाहिर है जब ML1 बनेगी तभी बनेगी ना, उससे पहले एग्जिस्टिंग ट्रैक पे हम चेयरमैन रेलवे से बात कर रहे थे, वो कहते हैं बड़ा आम सवाल है लेकिन इतने पैसे इस पे लग जाएंगे तो जब ML1 बन जाएगी वो पैसे ज़ाया हो जाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम तब तक इंसानी जानों को एट रिस्क तो नहीं रखा जा सकता। ये बात सही है, यही वो सवालात हैं जो पिछले 30 साल जो लोग हुक्मरान रहे उनके सामने रखने चाहिए। आखिर आप लोग इतना अर्सा इक़्तिदार में रहे, आप क्या करते रहे? आपने रेलवे का सिस्टम हो, PIA का सिस्टम हो, हमारे PTV हो, तमाम इदारे हों, वो क्यों बैठे हैं? तो सवाए सियासी उनके महकमों में कुछ किया नहीं गया और अब आकर के एक पाकिस्तान में 75 साल बाद पहली बार एक नया रेलवे का जो मंसूबा है वो लेके आए हैं और यही वो मुश्किलात हैं जिनसे हमें सामना है कि हर चीज़ को ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। कुछ भी पाकिस्तान के अंदर एक हर ईंट जो है वो नई रखनी पड़ती है और इसके लिए वक्त दरकार होता है। 2 सालों में या 3 सालों में आप रेलवे का पूरा नया निज़ाम नहीं खड़ा कर सकते और ये मुश्किलात तो हैं और प्रॉब्लम है जिनकी वजह से ये जो पिछले सारे इतना अर्सा जो तवील हुक्मरान रहे हमारे, उन्होंने पॉलिसी डिसीजन नहीं किए और जिन तरफ तवज्जो होनी चाहिए थी वो नहीं की। आप देखें ना, रेलवे का एक मेट्रो जो लाहौर में बनी उसके ऊपर अरबहा रुपया जो है वो ज़ाया कर दिया गया, वो अब मुसलसल 12 अरब रुपए के खसारे में है। तो उसके बजाय अगर आप मेन ट्रेन के ऊपर ये कर्जा लेते और इसको बेहतर करते तो यकीनन हादसों में कमी आए। अच्छा फवाद साहब, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम जानना चाहते हैं पर्सनल, क्योंकि इमरान खान साहब का हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है 2018 से पहले कि जब भी इस किस्म का कोई हादसा होता था वो कहते थे जनाब सबसे पहले किसी भी तरक्की याफ्ता जमहूरी मुल्क में होता है कि वज़ीर को इस्तीफ़ा देना चाहिए और उसके बाद इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। सो व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग दिस? हल दे दिया ना, तो वजीर जो है वो क्या कर सकता है? वो बताता है कि ये खामियां हैं, इसका ये सोल्यूशन है। जब उसका हल इम्प्लीमेंट हो जाएगा फिर हादसा होगा तो जिम्मेदार भी होगा। अभी तो ये जो साद रफीक के किए हुए गुनाह हैं उनके ऊपर आजम सवाती इस्तीफा दे दें, ये तो बेतुकी बात है। तो जाहिर है कि जब आप तो ये पॉलिसी डिसीजन मेकिंग गलत रही है, जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि पिछली हुकूमतों की गलत पॉलिसी डिसीजन की वजह से हमें एक बड़ी मुश्किलात का सामना है और हम ये भुगत रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जब ये सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा, ML1 हमने शुरू किया है, एक प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, ये मुकम्मल होंगे तो इनमें हादसों में जो है वो कमी आएगी। चलें वो तो जब मुकम्मल होंगे फिर ऐसा लगता है कि आवाम को हम कह दें जब तक कि मुकम्मल नहीं होते अपने रिस्क पे ही सफ़र करें। एक क्विकली बात आपसे पूछना चाहेंगे, ज़ाहिर है ये जुरिस्डिक्शन तो आज़म सवाती साहब की है, DS रेलवे सखर कहते हैं कि 1 महीने पहले बता दिया था हमने कि इस ट्रैक पे 13 फॉल्ट्स हैं और इसको फौरी तौर पर मरम्मत करने की ज़रूरत है। तो अगर मरम्मत नहीं किए गए, और जाहिर है ये पॉइंट भी उसी में शामिल है जहां पर हादसा हुआ है, तो फिर तो मौजूदा हुक्मरान और मौजूदा सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है ना। अगर 1 माह पहले बता दिया था, अब इसमें 3 साल पहले वालों को कैसे हम मोरद इल्ज़ाम ठहराएं? 3 साल पहले तो इल्ज़ाम कराने में वैसे भी आपका दिन है, लेकिन इसीलिए है कि जो अगर वैसा हुआ है और ये कह रहे हैं तो वो फिर एक जाहिर है कि लहदा है तहकीकात की मुकम्मल है। लेकिन इसका जो बड़ा पॉलिसी डिसीजन है वो यही होगा कि कैसे इसको
को जो है वो हमने जो डायरेक्शन तब्दील की है और नई रेलवे के अंदर डेवलपमेंट लेके आए हैं, सोल्यूशन उसका वो है। और आप दुखी ना हो, पुराने हुक्मरानों की जो गलतियां हैं उनको भी माने और जो यहाँ पे है वो भी करें। आप इसके बारे में बहुत दुखी हो जाते हैं बात करते हुए, लेकिन कोई बात नहीं, बिल्कुल पुराने हुक्मरानों की जो गलतियां होती हैं ज़ाहिर है उन्हें मानना ना मानना मेरा काम तो नहीं है, लेकिन आप भी अपनी गलतियां माने तो तभी सिस्टम में बेहतरी आएगी। वो गलतियां तो मैं कह रहा हूँ ना, वो फिर तहकीकात होंगी, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि जब तक आप पॉलिसी नहीं बदली, उनकी जो जिस तरीके से उनके मामला ये मामला जो है वो बिगड़ा हुआ है और उसको हल करने की जरूरत है। उसके ऑलराइट, थैंक यू फवाद चौधरी साहब। ऐसा लगता है कि आप जो हैं वो टची हो जाते हैं जब भी कोई मौजूदा सिस्टम की ख़राबी से मुताल्लिक़ आपसे सवाल किया जाता है, तो हस्ब रिवायत मौजूदा हुक्मरान पुराने हुक्मरानों को ज़ाहिर है मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं और ये सिलसिला आपसे नहीं काफ़ी अरसे से चला आता रहा है। सुबह से आपको अपडेट कर रहे हैं इस हौलनाक ट्रेन हादसे से मुताल्लिक़ अब तक 33 से ज़ायद अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हो चुकी है। 60 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं जिन्हें मुख्तलिफ़ अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है, मुंतकिल किया गया है। और तशवीशनाक बात यह है कि DS रेलवे सखर ये बता रहे हैं कि 1 माह पहले बता दिया था कि इस जगह पर इसी ट्रैक पर फॉल्ट है और इस पॉइंट जहां पर यह हादसा हुआ है इसकी भी निशानदही की गई है। अमीन हफीज से हम बात कर रहे थे, उन्होंने हमें एग्जैक्टली बताया कि हुआ क्या है। हुआ यह है कि मिल्लत एक्सप्रेस अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना थी, बीच में से अचानक ट्रेन टूट गई और दूसरे ट्रैक के ऊपर वो टूटी हुई बोगियां गिर गई, यानी जिसमें से बाज तो बिल्कुल उलट गई, बाज आधी मौल्लक रही हवा में। इसी दौरान ये टोटल 3 से 4 से 5 मिनट का वक्फा है। 3 मिनट के बाद मिल्लत एक्सप्रेस ने अपनी ब्रेक लगाई, 3:40 पर इसकी बोगियां ये टूटी थीं। 4 से 5 मिनट में दूसरी तरफ से सर सैयद एक्सप्रेस आई और सर सैयद एक्सप्रेस के ड्राइवर को इतनी मोहलत भी नहीं मिली कि वो ब्रेक लगा सके और वो डायरेक्ट आकर उन बोगियों में घुस गई जो वहां पर ऑलरेडी उस ट्रैक पर गिरी हुई थी। यासिर फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, रिलीफ ऑपरेशन का बता दें, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, रिलीफ ऑपरेशन तेज़ी के साथ जारी है। तमाम इदारे अपने अपने हिस्से का काम करने में मसरूफ़ हैं। जो रेलवे हुक्काम हैं वो जो डिरेल बोगियां हैं उन्हें उठा के ट्रैक की बहाली में मसरूफ़ हैं, क्योंकि दोनों ट्रैक जो है इसमें शदीद मुतासिर हुए हैं। जो अप ट्रैक है वो 1150 फुट तकरीबन और जो डाउन ट्रैक है वो 300 फुट के करीब मुतासिर हुआ है। तो रेलवे हुक्काम की कोशिश है कि डिरेल बोगियों को उठा के जो अप और डाउन ट्रैक है इनको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। DS रेलवे से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि शाम तक जो डाउन ट्रैक है 300 फुट का टुकड़ा उसको तो बहाल कर दिया जाएगा और तमाम डाउन और अप ट्रैक जो है उसी ट्रैक से गुजारी जाएंगी, जबकि जो अप ट्रैक है वो 1100 फुट के करीब मुतासिर हुआ है, वो कल तक जाके बहाल हो सकेगा। DS रेलवे का कहना था कि हादसे में जो पहली मिल्लत एक्सप्रेस डिलेल हुई है वो 3:38 पे हुई है और ठीक 2 मिनट बाद ये हादसा पेश आया है। 3:40 पे जो है दूसरी सर सैयद एक्सप्रेस आके मिल्लत एक्सप्रेस की डिरेल बोगियों से टकराई है। मैं अपने कैमरामैन उसामा तलस से कहूँगा कि वो कैमरा पैन करके दिखा सके। इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ी के साथ जारी है। तमाम इदारे अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। पाक फौज के जवान यहाँ पे मौजूद हैं, रेंजर्स के जवान मौजूद हैं, पुलिस के जवान मौजूद हैं, स्काउट्स की एक बड़ी तादाद यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। अहले इलाका है जो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तमाम हैवी मशीनरी यहाँ पे पहुँच चुकी है और जब से ये हैवी मशीनरी यहाँ पे पहुँची है रेस्क्यू ऑपरेशन में तेज़ी आई है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि एक खातून जो ज़ख्मी हैं, जो शदीद मुतासिर डिब्बे में फंसी हुई थी, उन्होंने अपने अहले खाना को कॉल किया और वो बताया है कि वो महफूज हैं और फौरी तौर पे उन्हें यहाँ उस डिब्बे से रेस्क्यू किया जाए। खातून के अहले खाना ने मुकामी अफसरान हैं जो ज़िला घोटकी के, उनसे रब्ता किया है, जिसके बाद रेस्क्यू टीमें उस डिब्बे पे 6 नंबर डिब्बा है, 31 नंबर उन्हें सीट बताई है, वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि उन ज़ख्मी खातून को तरजीही बुनियादों पर वहाँ से निकाल सकें। तेज़ी के साथ ऑपरेशन किया जा रहा है। तमाम हैवी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त जो लाशें और ज़ख्मी हैं वो सर सैयद एक्सप्रेस की बोगी और जो मिल्लत एक्सप्रेस के 2 डिब्बे हैं उनमें हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द अज जल्द ये रिलीफ ऑपरेशन ख़त्म किया जाए। जी ठीक, आपका शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे। यासिर फारूकी, मलिक असलम हमें कॉरेस्पॉन्डेंट से हमारे स्पॉट से लम्हा ब लम्हा बता रहे हैं। अभी भी रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बारे में जियो न्यूज़ वुड कीप यू अपडेटेड। एट द सेम टाइम हम आपको बता दें कि आज से कराची
कराची में कोरोना पे जो पाबंदियाँ, कोरोना की वजह से जो पाबंदियाँ लगाई गई थी, उनमें बहुत सौ में नरमी आ रही है। जैसे कि मार्केट्स रात 8 बजे तक खुली रहेंगी, आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त होगी, साथ ही साथ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आज से खुल रहे हैं और बाकी पूरे मुल्क में भी तालीमी इदारे आज से खुल रहे हैं। बाकी मुल्क में तो सूरत हाल बेहतर है, लेकिन कराची में अभी भी 11.2% है कोरोना का पॉजिटिविटी रेट। सो नरमी तो हो रही है, लेकिन इसमें हमारी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम इस जो SOPs की जो हमें पाबंदियां हैं उसकी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं और पहले से ज़्यादा SOPs का ख्याल रखें। तो प्लीज़ अगर आप जा भी रहे हैं बाहर खाना खाने के लिए या फिर मॉल में शाम को या फिर अपनी दीगर जो एक्टिविटीज़ हैं वो कर रहे हैं, मास्क पहने, एहतियात करें ताकि ये रेशो दोबारा ना बढ़ जाए और दोबारा किसी किस्म की पाबंदी का सामना ना करना पड़े। और वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को ताकि हम जल्द इस वबा से छुटकारा हासिल कर सकें। आवर हार्ट गोज़ आउट टू ऑल द फैमिलीज़ जो कि मुतासिर हुई हैं इस ट्रेन हादसे में। हम आपसे मुलाकात करेंगे कल।